अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब वकास इफ्तिखार साहिब। आप पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के चेयरमैन हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि OPC जो इदारा है वो कब कायम किया गया और इसकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का मुझे यहाँ मदऊ किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है ये 2014 में ये अदारा वजूद में आया, क्योंकि आपके सामने ओवरसीज़ अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो 22 करोड़ आबादी में तकरीबन 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने वतन अज़ीज़ के लिए इतना ज़्यादा रेवेन्यू भिजवाते हैं। तकरीबन अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 22 अरब, पिछले साल की अगर बात की जाए तो 22 अरब डॉलर से ज़ायद 1 करोड़ अब जो ओवरसीज़ है उन्होंने भिजवाया। और अगर बात की जाए हमारे दूसरे 21 करोड़ की तो तकरीबन उनकी भी इतना ही हमारा रेवेन्यू बनता है। तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने में अपनी दिन रात मेहनत करते हैं। और उनके जो अपनी मेहनत मजदूरी से जिस तरह वो अपने प्यारों को, पीछे घर वालों को अपने मेहनत की कमाई भिजवाते थे, तो यहाँ पे बेशुमार उनके मसाइल के, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते थे, उनके अपना लोग पैसों का अगर किसी को वो देते थे तो वो वापस नहीं थे करते, और बहुत सारे इशू थे उनके साथ जो यहाँ पे किए जाते थे। तो ये अदारा इसलिए 2014 में बनाया गया, तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के प्लेटफार्म के ज़रिए ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो तेज़ी के साथ हल किए जाएँ। तो जो बुनियादी इसके काम है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर उसका यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के साथ या किसी भी फ़र्द के साथ उसका कोई इशू आता है तो वो ऑनलाइन के अपना बाहर बैठ के ये एक वेबसाइट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के प्लेटफार्म से जो बनाई गई है, जिसे WWOPC, वो अपनी ऑनलाइन या टेलीफोन के ज़रिए ऑनलाइन वो अपनी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। तो इस अदारे में 6 साल में तकरीबन हो चुके हैं इसे बने हुए, और बहुत सारे इसमें खामियाँ भी थीं। और जिस तरह 2018 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब बने, और ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब और वाइस चेयरमैन जो वसीम रामे साहब, उनका इस पे फोकस था। ओवरसीज़ के मसाइल में जो खामियाँ हैं, जो उनके इशू हैं, वो तेज़ी के साथ उस तरह हल नहीं हो पा रहे थे जिस तरह होने चाहिए। तो अभी रिसेंट 2020 में, इसी साल में, एक नया कानून उनके लिए बनाया गया है, जिसमें उनको पहले से ज़्यादा जो है अख्तियारात इस अदारे को मिले हैं, जिसमें बड़ी स्पीडली और तेज़ी के साथ इनके जो मसाइल हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं। तो वकास साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत इस इदारे की बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रही है? जिस तरह मैंने आपको पहले थोड़ी सी तफसील बताई, इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। अभी रिसेंट जब ये अदारा 2014 में बना, उससे लेके अभी तक इसमें, जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो इसमें अगर पंजाब लेवल की मैं बात करूँ तो टोटल 13,000 दरखास्तें ओवरसीज़ ने अपनी इसमें रजिस्टर्ड करवाई, अपनी कंप्लेन जो थे उनके इशू थे, जिसमें से पिछले 4 साल में 5,200 के करीब तकरीबन इनके जो दरखास्तों का हल हुई थी, उनके इशू जो थे वो हल किए गए। लेकिन जब से माशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट आई और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विज़न था, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो इशू हैं उनको तेज़ी के साथ हल किया जाए, उनके मसाइल जो ख़ास तौर पे उनके ज़मीनों के इशू हैं, कब्ज़े हो जाते हैं, और बहुत सारे इशू हैं। तो अभी रिसेंट जो है तकरीबन 2020 में, सिर्फ 1 साल की मैं बात करूं तो 6,500 से ज़ायद दरखास्तें जो हैं उन पे उनको हल किया गया है उनके, और तकरीबन नई दरखास्तें तकरीबन 4,500 के करीब हमें मिली। लिहाजा परसेंटेज की बात की जाए तो तकरीबन 37% था ये जब ये अदारा हमारी गवर्नमेंट ने पंजाब पे ये अदारा उन्हें मिला। तो आज माशाल्लाह अगर पंजाब की बात करूँ तो 64% इसकी रेशो केसेस हल करने की रेशो है। और अगर मैं सिर्फ सियालकोट की बात करूँ तो मेरे पास सियालकोट की ज़िम्मेदारी है, तो जब मुझे चार्ज मिला था तो ये 38% इसकी रेशो थी, जो हमें पिछले केसेस मिले उनकी रेशो परसेंटेज की हल करने की।
अभी माशाल्लाह तकरीबन 70% से ज़ायद हम सियालकोट ज़िले में हम लोगों को जो चीज़ें हैं उनके इशू हैं मसाइल हैं वो हल करवा चुके हैं। तो ये अदारा बड़ा स्पीडली चीज़ों को हल करने की तरफ जा रहा है। तो बाकी कुछ इशू थे वो इंशाल्लाह अभी नए जो कानून आया उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर, एक इदारा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन और ये ओपीसी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिसे ओपीएफ कहते हैं ये फेडरल अदारा है। ये आजकल हमारे जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं मामने खसूसी वज़ीर आज़म साहब के, वो इस अदारे को हेड कर रहे हैं। ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तान के बाहर के इशू हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी को इशू आ जाता है, किसी एम्बेसी में आ जाता है, कोई डेड बॉडी किसी की वहाँ पे इशू आ जाता है, पाकिस्तानी अपने प्यारों से दूर है तो उनके वहाँ पे जो भी इशू आते हैं तो उनके पाकिस्तान से बाहर वो इशू हल करने में ओपीएफ उनकी मदद करता है। और इसी तरह ओपीसी जो है ये जिस तरह पंजाब का ये अदारा है तो सूबाई अदारा समझा जाता है। इस जो भी हमारे सूबे में जो भी ओवरसीज़ के इशू होंगे, मसाइल होंगे, उसको हल करने के लिए ये अदारा बनाया गया है। तो इन दोनों में ये है तो वो बाहर के ओवरसीज़ के मसाइल देख रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर जो सूबे के अंदर मसाइल हैं ये इनको ये अदारा देख रहा है। सर, अदालती निज़ाम के होते हुए इस इदारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, इससे पहले ओवरसीज़ बेचारे आते थे, उनके जो इशू थे वो जब अदालत में चले जाते थे या किसी अदारे को अपनी दरख्वास्त देते थे तो बड़ा सुस्त रवि से उनके मसाइल हल किए जाते थे। इस अदारे को बनाने का बुनियादी मकसद ये था तो स्पीडली और तेज़ी के साथ उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके मसाइल हल किए जाएँ। और इसी वजह से जिस तरह मैंने पहले कहा, पिछले कानून में और अभी थोड़ा सा चीज़ें तब्दील की गई हैं तो कहा कि इन चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जाए। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा अदालती मामलात में अगर बताऊँ तो अब आपको अगर मैं थोड़ा नए कानून में जो हमें शिकायत हैं उसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो हमारे पास पहले जो अख्तियारात थे बड़े मुख्तसर थे, उसमें मेन इस अदारे ने जो काम करना होता है ज़िले लेवल पे एक चेयरपर्सन होता है, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर वो वाइस चेयरमैन होते हैं, इसी तरह एडीसीआर जो हैं वो इसमें एज ए सेक्रेटरी का रोल अदा कर रहे होते हैं इस कमेटी में, डीपीओ साहब होते हैं और 2 प्राइवेट मेंबर होते हैं और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं ज़िले लेवल पे वो सारे इसमें ज़रूरत पड़ने पे उन्हें बुलाया जा सकता है। तो इसी तरह अदालतों में चीफ़ जस्टिस साहब ने और हमारी गवर्नमेंट ने मिलके एक अंडरस्टैंडिंग तय की और इसमें नए कानून में इसका हिस्सा बना दिया। तो लोगों के जो अदालतों में पहले लोग जाते थे तो बड़ी स्पीडली उनको मौजूदा दौर में तो उनके मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। पहले बड़ा लंबा प्रोसेस था उनके लिए। तो अभी एक कानून के तहत 6 महीने के अंदर अंदर अदालत पाबंद है, अगर कोई ओवरसीज़ जाता है तो 6 महीने में वो उसके फ़ैसला उसके केस का उन्हें करना पड़ेगा। तो सर, ओपीसी में जो सज़ाओं की नौयत है वो क्या है? मैं आपको उस तरफ आता हूँ। इसी तरह सज़ा की जो नौयत है अभी नए कानून में मैं वही आपको ब्रीफ करने लगा था। तो एक तो अगर कोई बंदा साबित हो जाता है, हमने किस मुतल्लिका डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेनी होती है, अगर कोई एक दरख्वास्त हमारे पास आती है तो अगर उस रिपोर्ट के बाद वो बंदा गिल्टी साबित हो जाता है, मुजरम साबित हो जाता है, तो हम ओवरसीज़ कमीशन के प्लेटफार्म से, कमेटी के प्लेटफार्म से एक तो उसको कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो तो है ही है, लेकिन इसमें हमने कानून में ये डाला है तो 1 मिलियन का 10 लाख रुपए का उसको जुर्माना और 6 महीने का उसकी सज़ा भी कमीशन और कमेटी भी दे सकती है। और अगर कोई इसी में सिर्फ किसी कंप्लेनर के कहने पे ओवरसीज़ या दूसरा जो फ़र्द है उस पर भी ना सिर्फ बल्कि सरकारी मुलाजिम अगर कोई बंदा इसमें गलत काम करता है और वो साबित हो जाता है तो उस पर भी ये कार्रवाई कमेटी कर सकती है। सर, जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया है कि जो प्रॉपर्टी के मसाइल होते हैं या केसेस इस तरह के चलते हैं वो तो साल हर साल चलते हैं, तो किस तरीके से ये इदारा इन्वेस्टिगेट इतनी एक्टिवली करता है कि 6 महीने के अंदर अंदर केसेस को रिजॉल्व कर रहा है? नहीं, 6 महीने की जो मैंने बात की वो तो है अदालती निज़ाम। हमारे पास कमीशन में हमने एक तो जब हमारे पास दरख्वास्त आ जाती है तो हम अपने, मैं आपको ज़िले की अगर बात करूँ तो हम अदारे को
मुतल्लिका अदारे तो भिजवाते हैं केस, हम 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट रेवेन्यू में है तो वो पटवारी तहसीलदार एसी से होते हुए कि कमेटी में आ जाती है। इसी तरह अगर किसी पुलिस के पास है तो वो निचले एसएचओ साहब से होती हुई वो इस कमेटी में आ जाती है हमारे पास रिपोर्ट 15 दिन के अंदर। फिर उस पर हम दोनों पार्टीज़ को बुला के कमीशन के सामने उनकी बात दोनों की फरीक की सुन के तो हम कोशिश होती है तो 1 महीने के अंदर हम ये फ़ैसला इसका सुनाते हैं। ये अदालती निज़ाम से इसका ज़्यादा स्पीड से ये काम हो रहा है। तो अभी जो हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन नए कानून में जो चीज़ आई है उसमें ये है, तो पहले होता था हमारे पास कोई एक दरख्वास्त आती थी तो दूसरा जो उसके मुखालिफ पार्टी थी वो कमीशन से मुतमिन अपने आप तो समझता था शायद यहाँ पे मुझे इंसाफ ना मिले या मेरे ख़िलाफ़, वो अदालत से स्टे ले लेता था जाके या अदालत में चला जाता। अब जो हमारे पास कमीशन में जो दरख्वास्त आएगी वो कमीशन ही सुनेगा, अदालत नहीं उसे सुनेगी जब तक कमीशन कोई अपना डिसीजन नहीं कर देती। सर, क्या इस इदारे का काम सिर्फ शिकायत का इंदराज करना है या फिर ये इदारा तहकीकात भी करता है? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको कहा तो हम जब हमारे पास कोई दरख्वास्त आती है, कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उसे मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास भिजवाते हैं और वो उस पे जो रिपोर्ट आती है फिर उस पर हम सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और बार बार इसलिए नए कानून की बात कर रहा हूँ, इसमें जो खामियाँ थी पहले वो सारी इसमें वो खामियों को कम किया गया है। और उसमें जैसे पहले हम समन देने का अख्तियार नहीं था, अब हम किसी भी फ़र्द को समन दे के बुला सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, उनको बुला के उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। और मुकम्मल अगर कोई डिसीजन हम करते हैं तो उसकी दोनों पार्टियों का सुनने के बाद, मुतल्लिका डिपार्टमेंट के रिपोर्ट सुनने के बाद फिर ही इसका होता है। तो एक मुकम्मल साफ़ शफाफ तरीके से उनको कोशिश होती है इंसाफ दिलवाया जाए। वकास साहब, ये बताइएगा कि अब तक इस इदारे ने कितने केसेस को पाया तकमील तक पहुंचाया है और हुकूमत ने इस हवाले से कितनी सपोर्ट की है? जी, जिस तरह मैंने पहले बताया, इसमें टोटल अगर बात की जाए तो हमारी 2018 से जब ये हमें ये अदारा मिला या गवर्नमेंट के बाद ये अदारा हमारे जो पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर साहब इसके चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन, उन्होंने जब ये अदारा पंजाब लेवल पे संभाला तो इसमें तकरीबन अभी का 6500 से ज़ायद दरख्वास्तें इनको जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। और अगर उनकी वैल्यू देखी जाए तो मेरे ख्याल से 14 अरब से ज़ायद बनती है। और अगर मैं सियालकोट की बात करूँ तो हमने तकरीबन 360 से ज़ायद दरख्वास्तों को निपटाया है इस एक सवा साल में। अंदर कोरोना की वजह से भी कुछ मसाइल थे हमें, और अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यू भी 1 अरब से ज़ायद सिर्फ सियालकोट की बनती है। तो इसमें इंशाल्लाह अभी बड़ी स्पीडली हमारी जो मीटिंग होती है महीने में 2 हम ज़िले लेवल पे करते हैं हर 15 दिन बाद, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 2 हमने लाजमी करनी होती है। और एक मीटिंग में तकरीबन 30 से 40 एप्लीकेशन तो हम देख रहे होते हैं, उन पे जो भी डिसीजन हो फिर वो इंशाल्लाह मेरिट पे हम करते हैं। सर, चूँकि ये सरकारी इदारा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको जो भी मसाइल होते हैं तो वो अपनी शिकायत फिर इस इदारे में दर्ज करवाते हैं, तो क्या इस इदारे ने कभी कोई मुआवजा भी वसूल किया है, मतलब लोगों से कि जो इदारे बाकी हैं वो देखा जाता है किस तरह से होता है, तो क्या ये कोई इसकी फ़ीस है, उस हवाले से कुछ मैं है आपको एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा हमारे लिए एजाज़ की बात है। और अगर ये बात मैं आपको बताऊं शायद ये प्रैक्टिकल तो उस तरह नहीं आती, लेकिन हमारे जितने भी इस टाइम पंजाब लेवल पे और ज़िले लेवल पे जितने चेयरपर्सन हैं, एक भी हम रुपया गवर्नमेंट से, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर जब आए उन्होंने पहले दिन ही कहा तो हम अपना जितने भी खर्चे का कम से कम हम करेंगे अपने गवर्नमेंट में और बोझ नहीं बनेंगे। तो हम जितने भी यहाँ पे चेयरमैन बैठे हुए हैं या जितने हमारे मेंबर बैठे हुए हैं, हम गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगने दे रहे हैं। हम अपनी जेब से जितनी भी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हम इस अदारे को लेके चल रहे हैं। तो बाकी कोई इसकी फ़ीस नहीं है। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन इसमें अपना आना चाहे, वो बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी अपना खर्चे के वो आए और वो इसमें दरख्वास्त दे सकता है। और अगर कोई ऐसा
कोई इशू आता है किसी के साथ, कोई नीचे डिपार्टमेंट में या कोई सरकारी मुलाजिम उससे इस तरह मांगने की कोशिश करता है या हमारे अदारे में, तो वो ज़रूर हमारे इदारे को बताया जाए उसका, ताकि उसका हल किया जाए। वक़ास साहब, ये बताइए कि चूँकि सियालकोट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुक़ीम हैं, तो आप ये बताइए कि क्या वहाँ पे भी आपने वो बेहतरी लेके आए हैं जो वहाँ के मसाइल हैं वहाँ के लोगों के, तो उस हवाले से आपने क्या इक़दामात किए हैं अब तक? जी, बिल्कुल, जब मुझे आज से 1.5 साल पहले इसका चार्ज मिला, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, तो हमने माशाल्लाह इस अदारे को 1.5 साल में इसकी परसेंटेज जो थी, सबसे पहले हमने कोशिश की कि उसे बेहतर किया जाए। केसेस को जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं उसको एक तो तेज़ी के साथ उसका हल निकाला जाए, और इसका स्पीडली जो चीज़ें हैं उनको, उनकी जो दरखास्तें हैं वो ज़्यादा थोड़े टाइम में हल की जाएँ। उसके उसके बाद जो ओवरसीज़ के लिए जो ख़ास तौर पे मैंने जो सियालकोट, जिस तरह आपने कहा पंजाब में इस टाइम तकरीबन 4 नंबर पे ओवरसीज़ सियालकोट में हैं, और तकरीबन अगर बात की जाए तो 3 लाख के करीब तकरीबन ये बनते हैं। एक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर को नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा मेरे हमने जो रफ सा इकट्ठा किया है, तो उसमें सबसे पहले तो जो हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने ओवरसीज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब से और डीपीओ साहब से और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतरीन हमने की। हमने मुख्तलिफ अदारों में उनके लिए ओवरसीज़ काउंटर लगवाए, जैसे पासपोर्ट ऑफ़िस में, सुई गैस ऑफ़िस में, जैसे नादरा में, और ख़ास तौर पे जो पंजाब में पहला ज़िला सियालकोट है जिसमें हमने ये एक नई चीज़ की डीपीओ साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है एक ओवरसीज़ बाहर से आता है, क्योंकि वो चंद दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए पहले, इससे पहले थी तो लर्निंग लाइसेंस बनवाना बड़ा ज़रूरी होता था। वो 42 डे उसका टाइम था, पहले वो आता था, इंतज़ार करता था, 42 दिन के बाद फिर उसे दोबारा उसकी ट्राई ली जाती थी, और फिर उसको अगर वो पास होता था, बनता था लाइसेंस या नहीं। हमने जो ख़ास तौर पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए काउंटर लगवाया, और हमने जो 42 डे की जो शर्त थी लर्निंग के लिए वो ख़त्म करवाई। हमने अगर कोई ओवरसीज़ सियालकोट में इस टाइम जाता है तो अपना ओवरसीज़ का कार्ड या अपनी कोई चीज़ लेके जाता है, पासपोर्ट, तो अगर वो वाकई ओवरसीज़ है तो वो अपनी जाके ड्राइविंग के लिए ट्राई दे, और अगर वो पास हो जाता है तो 1 डे में उसे उसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसी तरह ये करने का मकसद सिर्फ ये था, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उनको अपना सहूलत देने का या फोकल पर्सन बनवाने का ये मकसद था। तो वो उनकी जो कंप्लेन है, एक दफ़ा वो हमारे पास आते हैं, अगर छोटे मोटे किसी के इशू में तो वो बजाय हमारे पास दरख्वास्त लेके ख़ुद जाए उस अदारे में बैठ के, तो उनके इशू वैसे ही हल हो जाएँ। तो इससे काफ़ी बेहतरी आई है। इससे इस तरह डीपीओ ऑफ़िस में एक इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे सियालकोट में, वो अलहदा से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो देख रहे हैं। तो डीपीओ ऑफ़िस में, डीसी ऑफ़िस में भी इस तरह वहाँ फोकल पर्सन बैठा हुआ है। तो हमने उस चीज़ को तमाम डिपार्टमेंट से एक अच्छी कोऑर्डिनेशन करके उसमें यही वजह है, तो हमने 38% से अल्हम्दुलिल्लाह हम 70% का इसकी रेशो जो है केसेस हल करने के ले गए हैं। तो माशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसे बेहतर करेंगे। अपनी लीडरशिप की जो हदायत हैं उसके मज़ीद लेके आगे चलेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको इस इदारे का हिस्सा बने 1 साल से ज़ायद हो चुका है, तो ये बताइए कि आपको ये इदारा ज्वाइन करने का ख़्याल कैसे आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं इससे पहले एक सियासी वर्कर था। 2007 से मैंने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और स्टूडेंट तंजीम से मेरा सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों से होते हुए, जैसे मैं लाहौर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, पंजाब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ISF का रहा, जनरल सेक्रेटरी भी पंजाब रहा, सदर पंजाब ISF भी इलेक्टेड हुआ, इसी तरह मरकज़ में भी सेक्रेटरी इत्तलात ISF रहा, फिर सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सेक्रेटरी इत्तलात रहने का एजाज़ हासिल है। और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में 2015 में अगर बात करें तो लोकल जो हमारा तहसील डस्का से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे पार्लिमानी बोर्ड का हेड भी रह चुका हूँ। और अभी रिसेंट
जब ये हमारी गवर्नमेंट आई तो मुझे हम चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से और वाइस चेयरमैन जो है हमारे, उनकी तरफ से मुझे चेयरमैन ओवरसीज़ की ये ज़िम्मेदारी दी। और ये 2019 जुलाई में तकरीबन मुझे ये ज़िम्मेदारी मुझे मिली थी। अभी तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद ये अरसा होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी तो कोशिश कर रहे हैं बेहतर अंदाज में लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। वकास साहब, ये बताइए कि जब कोई भी पाकिस्तानी जो है वो बाहर बैठा है, जैसे दुबई है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है कि वो इस इदारे को अपनी जो मसाइल हैं वो इस इदारे तक पहुंचाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर है? जी, अगर कोई किसी ओवरसीज़ को कोई इशू आ जाता है, वो बाहर है, तो हमारा ये अदारा जो है एक तो अगर वो यहाँ आना चाहे तो वेल एंड गुड। यहाँ आके वन क्लब लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है। इसी तरह हमारे हर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारे जो ज़िले लेवल के दफ्तर हैं वहाँ पे आके ख़ुद भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर नहीं तो वो ऑनलाइन हमें वहाँ से उनका आना ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन वहाँ पे दरख्वास्त दी जा सकती है। जैसे हमारा WWOPC ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की वेबसाइट है, उसमें जाए और वहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन दें। और हमारा 24 आवर हेल्पलाइन भी हमारा मौजूद है, वो हमारी वेबसाइट से उसके नंबर मौजूद हैं, वो ले और वहाँ पे ऑनलाइन जो है टेलीफोन के ज़रिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। इसी तरह अपना अगर वो यहाँ पे केस की जब हेयरिंग होती है यहाँ नहीं वो आ सकते, तो यहाँ पे उनका कोई मुकर्रर किया हुआ जो फोकल पर्सन है वो आके उनकी जगह पे केस सुन सकता है। वीडियो लिंक पे भी हमने सहूलत दी हुई है, वो वहाँ पे भी उनको सुना जा सकता है। सर, प्रोग्राम के अख्ताम में ये बताइए कि आपके ख़्याल में हुकूमत को मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात हैं, क्या उनमें तब्दीलियाँ लानी चाहिए आपके ख़्याल में? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ बात आती है या इमरान खान साहब की आती है, तो ओवरसीज़ एक असासा है और उन्हीं की दिन रात की मेहनत के साथ जहाँ हमारे लोकल लोगों ने मेहनत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, और इसी तरह ओवरसीज़ ने ना सिर्फ वोट भी दिए और बहुत सारी सपोर्ट भी की बाहर बैठते, और यहाँ पे आके बड़ा जज्बा था उनमें। और हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस ही पहले दिन से ये रहा है कि ओवरसीज़ के जो ख़ास तौर पे उनके यहाँ पे इशू आते हैं वो तेज़ी के साथ हल किए जाएँ। इसी को, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो पिछले जो OPC के जो कानून में जो खामियां थे उसे दूर करने के लिए नया कानून एक बड़ी 2 साल की एफ़र्ट के साथ इसको मंजूर करवाया, जिसमें अभी रिसेंट, जिसमें मैंने आपको पहले इसमें थोड़ी सी डिटेल भी बताई है। तो बहुत सारी उसमें जो खामियां थी वो हल की तरफ मैं आपको अगर तफसील अगर आप चाहें तो मैं उसमें आपको मज़ीद उसमें बता देता हूँ। हमारे कानून में जो मोटी मोटी ख़ास तौर पे, क्योंकि सब ज़्यादा ये जो केसेस हल होने होते हैं ये ज़िले की लेवल पे जो कमेटी है या जो कमीशन है वहाँ से होते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें अगर बात की जाए तो जो पहले या अभी, पहले कमीशन के पास या कमेटी के पास ये अख्तियार नहीं था तो वो किसी को बुलाए समन दे के, अभी समन का अख्तियार मिल चुका है। इसी तरह अगर कोई गिल्टी हो जाता है तो उस पर कमेटी या कमीशन जो है वो FIR भी दिलवा सकती है। इस तरह अगर कोई अफसर या तो मुलाजिम सरकारी है तो वो उसमें साबित हो जाता है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या किसी ओवरसीज़ के साथ रवैया उसका दुरुस्त नहीं है, जैसे आपने पहले बात की रिश्वत ले रहा है, तो उसको भी सज़ा जज़ा इस अदारे के ज़रिए, इस कमेटी के ज़रिए दी जा सकती है। जैसे 10 लाख रुपया और 6 माह की सज़ा दिलवाना। इसके साथ अगर बात की जाए ख़ास तौर पर जो बड़ा अहम पॉइंट, जिस तरह आपने अदालतों की बात की, तो अदालत में ख़ास तौर पे पहले ये होता था तो अगर कोई बंदा कमीशन में आता था ओवरसीज़ तो दूसरा मुखालिफ पार्टी अदालत के पास चली जाती थी। तो अब ये है कि अगर कमीशन के पास एप्लीकेशन आती है तो वो जब कर कमीशन को डिसीजन नहीं करता अदालत के पास नहीं आप जा सकते। कमीशन के फ़ैसले के बाद ही कोई अगर कोई चाहे को अदालत की तरफ रुजू कर सकता है। तो इस तरह और बहुत सारे ऐसे इसमें जो नए कानून में शिक्के हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसमें एक तो
मसाइल बड़े तेज़ी के साथ हल होंगे और इनके जो सज़ा जज़ात का जो अमल है वो पहले से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब वकास इफ्तिखार साहिब, जिन्होंने हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से बहुत सी मालूमात फ़राहम की है। अगले प्रोग्राम मेहमान खुसूसी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।